सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कोड संसद में पेश कर दिया है। संसद में पेश करने के बाद इसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा और इसे 1 अप्रैल 2012 से लागू करने की योजना है। नए टैक्स कोड के मुताबिक 2 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 2 से 5 लाख की आय पर 10%, 5 से 10 लाख की आय पर 20% और 30,000 रुपए और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30% और 1,30,000 रुपए टैक्स देना होगा। डीडीसी में शॉर्ट टर्म टैक्स गेन को 5, 10 और 15% की 3 स्लैब्स में रखने का प्रस्ताव है। साथ ही मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को केवल बुक प्रॉफिट पर ही लगाने का प्रस्ताव है। डीडीसी में 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रस्ताव है, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और यूलिप पर 5% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाने की योजना है। कॉर्पोरेट टैक्स को भी मौजूदा करीब 34% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव है। और जिस तरह से डायरेक्ट टैक्स कोड बिल संसद में पेश हुआ है, इसके तमाम पहलुओं पर आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे संवाददाता उज्जवल हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे डॉक्टर सुरेश। आइए उज्जवल से शुरुआत करते हैं। उज्जवल, बताइए, जिस तरह से हमने देखा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो संसद में पेश हुआ, इसमें काफी सारे हम देखें जो पहले उम्मीदें थी उसको लेकर जो एक टैक्स पेयर था, एक करदाता काफी उम्मीद लगाए बैठा था इंप्लीमेंट होगा, उसको काफी सारा इसमें बेनिफिट रहने वाला है। काफी सारे बदलाव होने थे, पर कुछ इसमें ऐसे हम देख रहे हैं क्लॉज हैं जिनको लेकर अब एक आम करदाता कुछ परेशान भी नजर आ रहा है। तो किस तरह समझाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी मुझे लगता है सौरभ, अगर ठीक से देखें, शायद ध्यान बहुत लोगों का भी इस बात पर नहीं गया है, महिलाओं को जो विशेष कर छूट मिलती थी वो इस टैक्स कोड में मौजूद नहीं है। पुरुषों का जो एग्जम्पशन स्लैब है 2 लाख का, वही महिलाओं के लिए भी है। और इसमें दूसरी जो कैटेगरी है वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी है, 65 साल या उससे ऊपर के लोग। इसमें महिलाओं का कहीं खास तौर पर जिक्र नहीं है, यानी कि इस टैक्स कोड में अगर लाभ महिलाओं को पहुंचता है तो अभी 1,90,000 का उनको डिडक्शन, अभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। कर मुक्त उनकी आय होती है 1,90,000 तक, वो बढ़कर सिर्फ 2 लाख पहुंची है, इसलिए सिर्फ 10,000 रुपए की उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स पहले टैक्स फ्री हुआ करती थी, अब सारी स्कीम पर 5% टैक्स लगेगा। यूलिप योजनाओं पर 5% टैक्स लगेगा। इसके साथ कुछ अहम बातें यह है कि पहले की तरह कुछ रिडक्शंस हटाए जाने की बात कही जा रही थी, जैसे हाउस प्रॉपर्टी के खरीद पर उसके इंटरेस्ट पर जो 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है वो खत्म होने की, लेकिन वो जारी है। बच्चों की पढ़ाई के कर मुक्त है। इसके अलावा जो सेविंग है, 1 लाख रुपए तक की सेविंग है बैंकों में, वो कर मुक्त है। तो कुछ सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं, लेकिन कई कुछ सेगमेंट्स में सरकार की सख्ती दिखी है। और महिलाओं के लिए ये खास तौर पर आपने जैसे बताया, महिलाओं के लिए खास करके, क्योंकि वैसे जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उसके लिए जिस तरह से हम देखते थे प्रोविजन रहते थे, नेक्स्ट लेवल रहता था महिलाओं का, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स पर आप कह रहे हैं अब इंडिविजुअल्स और फीमेल्स के लिए वो एक समान रहने वाला है, तो अपने आप में ये भी काफी अहम है। एक और पहलू को आप हमें बताएं, फिर हम डॉक्टर सुरेश के पास चलेंगे। ये अप्रैल 2012 से अब इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। पहले अभी जो फीडबैक था जीएसटी को लेकर बेशक हम देख रहे थे विरोध था, लेकिन डीडीसी के लिए बजट में भी कहा गया उसके बाद भी कि हम इसको अप्रैल 11 से इंप्लीमेंट करेंगे, तो आखिर अब अप्रैल 12 क्यों? बिल्कुल, शायद तैयारियां करने की दृष्टि से और चेंजेस करने की दृष्टि से सरकार ने ये जो बिल का जो दूसरा पन्ना है उसमें ही ये जानकारी दी है कि अप्रैल 2012 से इसको लागू किया जाएगा। इफेक्टिव डेट इस पर लिखा हुआ है, तो शायद सरकार तैयारियां करना चाहती हूं। इसके अलावा हो सकता है कि सरकार को यह भी डर लग रहा हो कि बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास चला जाएगा तो इसका इफेक्टिव डेट जो है वो 1 साल के लीजर के साथ ही रखा गया है। हो सकता है कि चीजें अगर जल्दी हो जाएं तो सरकार इसके बारे में संशोधन भी ला सकती है, लेकिन जैसा कि अब तक है, सरकार की मंशा जो है इसको अप्रैल 2012 से लागू करने की है। जी, अब डॉक्टर सुरेश का हम रुख करते हैं। डॉक्टर सुरेश, आप बताइए, अगर हम देखें देश में जो करदाता हैं जो इनकम टैक्स पे एक छोटा परसेंटेज है, बात ये हो रही थी और प्रयास ये थे कि डायरेक्ट टैक्स कोड को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए और इंप्लीमेंट उसके बाद किया जाए, इसका बेस बढ़ाया जाए और लोगों को इसके दायरे में लाया जाए। क्या ये उस तरफ सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि अब कुछ इस तरह के हम देख रहे हैं जो नए क्लॉजेज हैं उसको लेकर टैक्स पेयर्स कुछ निराश भी हैं। आखिर ये बेस बढ़ाने के लिए कितना सक्सेसफुल हो पाएगा?
तो जहां तक बेस बढ़ाने की बात है, इसमें जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो सिर्फ 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक की गई है। और जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन रेट है, तो मेरे हिसाब से जो एसएसईज का बेस है वो उसमें तो काफी बढ़ोतरी होने वाली है। जहां तक टैक्स रेट्स का सवाल है, आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेके जो काफी पहले अनिश्चितता थी कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं, वो भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी कंसेशनल टैक्स रेट है। तो पर्सनल टैक्स के हिसाब से कोई बहुत बड़ा उसमें नेगेटिव नहीं है। जो ज्यादा लिबरलाइजेशन की उम्मीद थी वो जरूर नहीं हुआ है। अच्छा, आप हमें ये भी बताइए इसके अंदर, क्योंकि सेक्शन 80C के तहत हम देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की जो इलिसिट स्कीम्स हैं, बाकी और भी उसमें एक लंबी फेरिस्त है, उस पर जिस तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात हो रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड भी, यूलिप भी, वैसे ही इंश्योरेंस क्षेत्र में बदलाव की हवाएं चल रही हैं। 1 सितंबर से बड़े बदलाव होने वाले हैं। यूलिप जिस तरह से सेल होता है, म्यूचुअल फंड्स हमने देखा है काफी रिफॉर्म्स की गाड़ी आगे बढ़ रही है। इस बीच ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, ये इस इंडस्ट्री पर, दोनों ही म्यूचुअल फंड भी, इंश्योरेंस, किस तरह से इसका इंपैक्ट पड़ सकता है? ये जरूर एक थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि म्यूचुअल फंड और जो यूलिप जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है उसके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स नहीं होना चाहिए, मतलब ये एक्चुअली फ्लो थ्रू एंटिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके बदले में ये जो 5% टैक्स है, उससे जो रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली जो इतने इन्फॉर्म नहीं होते, वो जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा डिसइंसेंटिव हो जाता है। तो ये इसमें जरूर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। जी, हम उज्जवल के पास एक बार चलते हैं। उज्जवल, बताइए, आप विजय चौक पर इस समय हैं, किस तरह से रिएक्शन मिले? जो हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, क्या कुछ रहा, क्या कहना है उनका जिस तरह से अब ये आज संसद में पेश किया गया है? क्योंकि पहले उम्मीदें काफी थी, अब जो जिस तरह से ये पेश हुआ है, उसके बाद किस तरह का फीडबैक रहा? देखिए, कोई खास बहुत उत्साह इस बिल के बारे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों का यही कहना है कि ये पुराने जो अभी तक इनकम टैक्स एक्ट है उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके और बिल को बनाया गया है, तो कोई बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो रहा है, कोई बहुत बड़े टैक्स के ढांचे में बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने इतनी लंबी चौड़ी कवायद की है। कई लोगों का सवाल यह है कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जैसे एग्जम्पशन लिमिट को 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देना, ये तो बजट में भी, जनरल बजट में भी किया जा सकता था। इसके लिए एक अलग कोड की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन और इसी तरह, क्योंकि इससे पहले जो सरकार ने अपनी मंशा दिखाई थी, वो दिखाई थी एकदम रैशनलाइजेशन की, कि 10 लाख रुपए तक 10% का टैक्स रेट होगा। लेकिन वो बिल कहीं ना कहीं खत्म हुई है इस पूरी कवायद के दौरान, और ऐसा लग रहा है कि सरकार फिर पुराने ढर्रे पर ही, एक नए डॉक्यूमेंट के साथ, नई नियमावली के साथ पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहती है। तो यहां रिएक्शन ओवरऑल यही है। जहां तक कॉर्पोरेट जगत की बात है, कॉर्पोरेट जगत को निराशा है, क्योंकि 25% सरकार ने पहले ड्राफ्ट में कहा था कि उनको 25% से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अभी जो टैक्स का ढांचा आ रहा है वो 30% या उससे ऊपर आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि बहुत उत्साह इस कोड के बारे में नहीं है। जी, शुक्रिया उज्जवल। डॉक्टर सुरेश, धन्यवाद आपका भी। तो डायरेक्ट टैक्स कोड का बिल जिस तरह से संसद में पेश हुआ, बहुत सारी उम्मीदें इसके साथ पहले बंधी हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं और आपने देखा जिस तरह से ये पेश हुआ है, उतना इसको लेकर उत्साह नहीं है। हालांकि साथ ही कई अब प्रश्न भी उठने लग गए हैं इस पूरे डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर कि आखिर इसके पीछे की सोच क्या है और ये बदलाव जिस तरह से हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं।